अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरी बड़ी कैटेगरी हमने इकोसिस्टम की डिस्कस करनी है। वो दूसरी बड़ी कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी हमने डिस्कस की थी इक्वेटिक, कि पानी वाला जो इकोसिस्टम है उसमें जितने भी फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ फूड, जितने भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, ये सारा का सारा पानी के अंदर हो रहा होता है। अगर वही सारा काम खुश्की पर हो रहा हो तो इसको हम कहेंगे ये लिथोस्फेरिक या टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल खुश्की को कहा जाता है, लिथोस्फेरिक जहाँ सॉइल मौजूद हो तो लिथो सॉइल को कहा जाता है, स्फेरिक प्लेस ऐसी जगह जहाँ सॉइल मौजूद हो लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द लैंड और सॉइल इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात आ जाती है। हम जिस भी इकोसिस्टम को जब भी डिस्कस करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को लाजमी डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ लाइफ को इफ़ेक्टेड कर रही होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये डिटरमाइन हो रहा होता है कि वहाँ किस किस्म के ऑर्गेनिज़म आएंगे, किस किस्म के आप कह सकते हैं मुख्तलिफ प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे। ये सारी चीज़ें ये प्रॉपर्टीज़ ही डिसाइड कर रही होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ लाइट मौजूद है, तो और लाइट भी बहुत अबंडेंटली मौजूद है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आसानी से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं, यानी फ़ोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन एक बात जो आप याद रखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस का सिर्फ 10% हिस्सा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होता है, सिर्फ 10% हिस्सा। उसकी ये लॉजिक है, ज़्यादातर जो फ़ोटोसिंथेसिस है इस पूरे कुर्रे अर्ज़ पर जो वो एल्गी परफॉर्म करती हैं और एल्गी ज़्यादातर आमतौर पे पानियों में रहती हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस का ज़्यादा हिस्सा पानियों में हो रहा है। फिर उसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, उनकी भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो आमतौर पे पानियों में रहती है, यानी लाइफ पानी में ज़्यादा है। इस वजह से फ़ोटोसिंथेसिस आमतौर पे पानी में क्या हो रही होती है? ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो सॉइल। सॉइल आप कह सकते हैं कि अबंडेंट न्यूट्रिएंट रखती है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही होती हैं। और दूसरा प्लेस फॉर एंकरेज। इस वजह से आप कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्लांट लाइफ है वो इक्वेटिक लाइफ से ज़्यादा है, जो प्लांट लाइफ है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बल्कि तीनों चीज़ें आमतौर पर प्लांट को चाहिए होती हैं। प्लेंटी ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट चाहिए होती हैं जो उसको सॉइल में मिल जाते हैं, और प्लेस फॉर एंकरेज, अटैच होने के लिए जगह चाहिए होती है। उसके बाद वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो खुश्की वाला इन्वायरमेंट है वहाँ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे डिज़र्ट है तो वो तो खुश्की बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की वहाँ खुश्की वाला इन्वायरमेंट है। लेकिन जो दरियाओं के साथ वाली ज़मीन है वहाँ पानी थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू डिज़र्ट वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम अगर पूरी खुश्की वाले इन्वायरमेंट की बात करें तो कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पानी कम है। तो इस वजह से और लाइफ भी इसी वजह से डिफरेंट है। तो डिज़र्ट में ऐसी लाइफ होगी जिसके अंदर पानी को स्टोर करने की, पानी को गेन करने की ज़्यादा सलाहियत होगी। और जो ऐसा इन्वायरमेंट जो आमतौर पर बिल्कुल इक्वेटिक के साथ है तो वहाँ ऐसे ऑर्गेनिज़म होंगे जो काफ़ी हद तक पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे काफ़ी सारे एम्फीबियंस हैं वो आमतौर पे किनारों पर मौजूद होते हैं। तो वाटर इज़ लिमिटेड, पानी कम है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटिक, एंड वेरी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं थोड़ा बहुत कम है, दोनों लिहाज से, प्लेस के लिहाज से भी, टाइम के लिहाज से। बारिश हो जाए तो पानी ज़्यादा हो जाता है, बारिश काफ़ी अरसे ना हो तो वहाँ ड्राउट वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जगह के लिहाज से भी आप मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो आप कह सकते हैं दरियाओं के साथ वाली ज़मीन है, समंदर के साथ वाली ज़मीन है, वहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा। जो डिज़र्ट है वहाँ पानी, या बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर भी पानी की तरह अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइक वाटर, फेवरेबल टेम्परेचर आर वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लैंड इन प्लेस एंड टाइम। दोनों के अतबार से, प्लेस के अतबार से भी टाइम। प्लेस ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ कहीं टेम्परेचर गर्म रहता है, कहीं मतदिल रहता है, कहीं बहुत सर्द रहता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास हिस्से हैं। और टाइम के लिहाज से भी, टाइम से क्या मुराद है? जैसे सर्दियों, अभी एक ही जगह है,
अगर वहाँ सर्दियों का सीज़न आज टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर गर्मियों का सीज़न हो तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ज़मीन को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसको अगले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। रफली सा आप लोग समझें कि जो ज़मीन का इक्वेटर है तो इसके इर्द गिर्द जो इलाके होते हैं उनको ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कहा जाता है, ट्रॉपिकल। और उसके बाद ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के जो साइडों पर इलाके होते हैं ये टेम्परेट जोन कहलाते हैं, टेम्परेट। और फिर जो सबसे एंड पे होते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, और टेम्परेट और पोल्स के दरमियान जो रीजन होते हैं वो आर्कटिक होते हैं। जो ट्रॉपिकल है यहाँ सूरज की जो रोशनी वो डायरेक्टली पहुँच रही होती है, इस वजह से ये इलाके थोड़े गर्म होते हैं। टेम्परेट में थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, इस वजह से यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम होता है, या दरमियाना होगा या कम होगा। आर्कटिक ये आमतौर पे फ्रीजिंग टेम्परेचर रखते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलसल फ्रीजिंग टेम्परेचर ही रहता है, हर वक्त बर्फ़बारी ही जमी रहती। तो ऑन पोल्स की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही टेम्परेचर रहता है। टेम्परेट जोन के अंदर ये वाला जो हमने ब्लू कलर का ड्रा किया है, तो इस टेम्परेट जोन में या तो टेम्परेचर मोतदिल रहेगा 4 to 10 सेंटीग्रेड, या इससे कम रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से लिखा है कि जब यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा तो वो तो ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ट्रॉपिकल जोन में आमतौर पे गर्म इन्वायरमेंट मौजूद है। अगर सर्दी भी पड़े तो सर्दी इतनी शदीद नहीं होती कि बर्फ़बारी शुरू हो जाए। तो यूनिफॉर्मली वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ गर्मी होने की वजह से मुसलसल एवोपोरेशन हो रही है, जितने भी दरिया हैं, झीलें हैं, तो इस वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी मॉइस्ट रहता है। तो अगर आप देखें बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके, दरमियानी या ठंडे इलाके, गर्म इलाके और मॉइस्ट क्लाइमेट, तो टेम्परेचर भी ज़मीन पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों एतबार से, प्लेस के एतबार से भी, टाइम के एतबार से भी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एयर। तो एयर है क्या? हवा जो चल रही है वो एयर कहलाती है। एयर इज़ इन कांस्टेंट मोशन। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमेशा कंपोजिशन एयर की क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। बिल्कुल इसी तरह है कि आपने एक सोल्यूशन बनाया, उसको अगर मुसलसल तो आप शेक करते रहेंगे तो वो आम तौर पे आप कह सकते हैं होमोजीनियस रहेगा, यकसा रहेगा। लेकिन अगर उसमें काफ़ी सारे सॉलिड पार्टिकल हैं, आप उस सोल्यूशन को एक जगह खड़ा कर दें तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह जो चलती हुई हवा है वो मुसलसल क्या कर रही होती है, चीज़ों को शेक कर रही होती है। इस वजह से आप कह सकते हैं कंपोजिशन जो एयर की है वो यूनिफॉर्म रहती है। दोनों चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड की अब एक जगह अगर कमी आई है तो वही हवा के चलने की वजह से दूसरी तरफ की जो ऑक्सीजन है वहाँ उस ऑक्सीजन की कमी को क्या कर देगी, पूरा कर देगी। इससे वो जो ऑक्सीजन की कमी आई थी वो पूरी हो जाएगी। तो कंपोजिशन CO2 और ऑक्सीजन, इसकी जो अमाउंट है वो आमतौर पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे हम जब भी एयर की बात कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट हम कहते हैं 21%। और अब ये नहीं कहेंगे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ये मुख्तलिफ है, आमतौर पे ज़मीन के ऊपर आमतौर पे यही अमाउंट चल रही होती है। 0.04% ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है। और यही फ़ायदेमंद है कि क्योंकि अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कांस्टेंट है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। जिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस में, कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बाहर जाकर ऑक्सीजन कम हो जाती है और उस कमी की वजह से वहाँ काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक टेरेस्ट्रियल लाइफ का कि वहाँ आमतौर पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम होती है। अच्छा, उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म ये एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं वाटर से खुश्की पर ज़िंदगी आई है। तो जब वो खुश्की पर आए तो खुश्की के कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स क्या थे कि वहाँ पानी कम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ टेम्परेचर बड़ा हार्श था। तीसरा जो आप कह सकते हैं उनको चलने के लिए बॉडी को सपोर्ट चाहिए थी। इन 3 प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और आमतौर पे ये हमने होम्योस्टेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें ये बातें सारी डिस्कस हुई हैं कि होम्योस्टेसिस का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर को करवा रहे होते हैं। कैसे? डेवलपमेंट ऑफ बार्क एंड क्यूटिकल। अगर हम प्लांट की बात करें
तो प्लांट में जो क्यूटिकल है ये चूँकि आमतौर पे वाटर बैरियर का काम कर रही होती है, इस वजह से बॉडी से पानी को निकलने नहीं देती, और बार्क में चूँकि डेड टिश्यू होते हैं वो आप कह सकते हैं बॉडी को कवर कर लेते हैं। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल में स्किन है वो भी आप कह सकते हैं एक किस्म का वाटर बैरियर का काम कर रही होती है कि वाटर को एवोपरेट नहीं होने देती। इसी तरह टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ डिस्कस की कि जो आमतौर पे खुश्की वाला इन्वायरमेंट है वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर की, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इक्वेटिक इकोसिस्टम के आपको करैक्टरिस्टिक याद हो तो वहाँ टेम्परेचर आमतौर पे कांस्टेंट रहता है, बहुत आहिस्ता स्लोली चेंज हो रहे होते, और यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। बाज़ दफ़ा दिन एक ही होता है कि सुबह के वक्त गर्मी होती है और शाम के वक्त थोड़ी सी ठंड पड़ जाती है, यानी एक ही जगह पे मुख्तलिफ सीज़न के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं। इस वजह से टेम्परेचर की रेगुलेशन यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। और इस जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो प्लांट में एवोपरेशन होना शुरू हो जाती है, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो इन सारों का मकसद ये होता है कि बॉडी को क्या रखा जाए, ठंडा रखा जाए। इसी तरह अगर ह्यूमंस की बात करें, उनके स्किन के नीचे फैट्स की लेयर होती हैं जो बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो आप कह सकते हैं मेंटेन रहता है। और तीसरी चीज़ सपोर्टिंग टिश्यू, कि जो ज़मीन है उस ऊपर खड़ा होने के लिए आमतौर पे क्या चाहिए। अब जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है वहाँ तो पानी सपोर्ट कर रहा होता है बॉडी को, जो सॉइल है इसको कौन सपोर्ट करेगा। अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ वेस्कुलर बंडल सपोर्ट कर रहे होते हैं बॉडी को, जैसे जाइलम और फ्लोइम, जाइलम एंड फ्लोइम। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में स्केलेटन बॉडी को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। तो जब वो जो ज़िंदगी है वो पानी से खुश्की पर आई तो उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ एडॉप्टेशंस की। 3 एडॉप्टेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि पानी को कंजर्व, क्योंकि पानी थोड़ा है उसको कंजर्व करने के मैकेनिज़्म डेवलप किए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है खुश्की का, इस वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट करने के मैकेनिज़्म डेवलप किए। और जो सॉइल है वो आमतौर पे चीज़ों को खींच रही होती है, इस वजह से उस ग्रेविटी के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए सपोर्टिंग टिश्यू डेवलप किए। तो ये 3 एग्जांपल आपकी बुक में, तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन एनी 2 एडॉप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या फिर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन इकोसिस्टम, गिव इट्स 2 प्रॉपर्टी या गिव प्रॉपर्टीज़। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।